तो बच्चों हम लोगों ने IFRS 15 के अंदर हम देख रहे थे कि 5 हमारे स्टेप्स हैं, जिनमें से हमने 2 स्टेप्स डिटेल में देख लिए कि उनमें किन किन चीज़ों का आपने देखना है। नंबर 1 था हमारे पास हमारा आइडेंटिफाइंग द कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, उसमें कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सेकंड नंबर पे था हमारा ऑब्लिगेशन कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन देखते हुए आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो हमने कल 3 उनकी चीज़ें पढ़ ली थी। आज हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे डिटेल में, जिसका मतलब है ट्रांजैक्शन प्राइस। देखिए बेटा, ट्रांजैक्शन प्राइस हकीकत में आपके पास वो अमाउंट है, वो कंसीडरेशन है जब आप कॉन्ट्रैक्ट करके अपनी परफॉर्मेंस देने के बाद कस्टमर से वो चीज़ हासिल करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन प्राइस। ठीक है। अब ट्रांजैक्शन प्राइस आपको पता है कि वो आपके पास कैश में भी हो सकती है, वो आपको पता है वो आपके पास किसी किस्म की कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई एसेट भी हो सकता है। बाज़ कंपनीज ये करती हैं कि जनाब एंटिटीज़ ट्रांजैक्शन प्राइस को डिसाइड करते हुए उनमें कुछ कंडीशंस लगा देती हैं कि जनाब अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हमने डिज़ाइन किया कि जनाब ये आपने मार्कर्स हमें बेचने हैं, 1 लाख मार्कर्स आपने हमें सेल आउट करने हैं 1 साल के अंदर, और अगर आप 1 लाख मार्कर्स जो हैं वो ना बना सकें, ठीक है, तो हम आपको पेनल्टी डाल देंगे तकरीबन कोई 50,000 रुपये की। तो अब हमें शक रहेगा यार पता नहीं 1 लाख मार्कर हमारे से होते हैं कि नहीं होते। तो अब इस ट्रांजैक्शन प्राइस को डिसाइड करते हुए लेट सपोज एक 10 रुपये के हिसाब से हमें 1 मार्कर मिल रहा था या हमने उनको देना था, तो 1 लाख मार्कर कितने के हो गए, 10 लाख रुपये के। अब हम क्या 10 लाख रुपये का रेवेन्यू रिकॉर्ड करें या हम लोग 9,50,000 रुपये का रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, तो ये अब हमें टेंशन होना शुरू हो जाएगी। अगर तो लाख यूनिट हम पूरे कर सके तो 10 लाख का, और अगर लाख यूनिट पूरे ना कर सके तो कम रेवेन्यू रिकॉर्ड करना पड़ेगा और पेनल्टी अलग से देनी पड़ेगी। ठीक है। तो इस वजह से इन चीज़ों को भी हमने ट्रांजैक्शन प्राइस को देखते हुए इन चीज़ों का भी हमने ख्याल रखना है कि हमारे पास जो अगर कोई कंडीशन लग रही है, कोई किसी किस्म का कोई हमें पेनल्टी देनी पड़ रही है, तो उसका भी हमने देखना ख्याल रखना है कि वो पेनल्टी हमें आया कि देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। वो हमें एंटिटी को शुरू में ही पता चल जाता है। ठीक है, जिसको आप प्रोबेबिलिटी भी कहा करते हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी आपको क्यों सिखाई जाती है, इसी वजह से सिखाई जाती है ताकि आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकें। ओके, तो ट्रांजैक्शन प्राइस हकीकत में क्या है, कंसीडरेशन है। किसके लिए, कंसीडरेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कंसीडरेशन, इसकी रिकॉर्डिंग कब करनी चाहिए कब नहीं करनी चाहिए, ट्रांजैक्शन प्राइस को कंसीडर करने के लिए हमें 5 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। अब वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जनाब, सबसे पहली चीज़ है जनाब वेरिएबल कंसीडरेशन। कि ट्रांजैक्शन प्राइस की जब हम लोग बात करते हैं तो हमने कहा जनाब सबसे पहले देख लीजिए कहीं कोई वेरिएबल कंसीडरेशन तो नहीं है। वेरिएबल कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है कि जनाब हो सकता है कि आपको पेनल्टी उसने रखी हो कि जनाब मैं जब आपसे 1 लाख मार्कर लूँगा, अगर आपने 1 लाख मार्कर ना दिए तो हम आपको 50,000 रुपये की पेनल्टी डाल देंगे। ठीक है, 1 लाख मार्कर अगर आपने ना लिए तो हम आपको 50,000 की पेनल्टी डाल देंगे। अब क्या हो जाएगा, अब हमारी ट्रांजैक्शन प्राइस थोड़ी सी ज़रा हो सकता है वेरी कर जाए। तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वेरिएबल कंसीडरेशन तो नहीं है। इसको डिटेल में थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे इन पॉइंट्स को। नंबर 2 पे जनाब कहता है जी कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसीडरेशन। कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट्स ऑफ वेरिएबल कंसीडरेशन। कहता है जी वेरिएबल कंसीडरेशन को मेजर करते हुए, उनको देखते हुए आप जब एस्टिमेट करते हैं तो वो कुछ एस्टिमेट आपको रुकावट के तौर पर भी नज़र आ रहे होते हैं कि जनाब इन एस्टिमेट का ख्याल रख लेना। 2 किस्म के एस्टिमेट हमें नज़र आएंगे, लाइक्लीहुड अमाउंट, ठीक है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू। लाइक्लीहुड का मतलब होता है
कि अगर ज़्यादा चांसेस हैं किसी चीज़ के अगर होने के तो हम उसी को कंसीडर कर लेंगे कि जनाब ये होगा ही होगा। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जनाब कि 90% चांसेस हैं कि हम उनको 1 लाख मार्कर दे देंगे, तो हम क्या करेंगे, हम 90% अगर 90% चांसेस है तो हम क्या मान लेंगे कि जनाब ये मार्कर्स 1 लाख के 1 लाख ही जाएंगे, हमें पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, एक होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, मैं कहता हूँ जी 90% चांसेस हैं कि हमें पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, तो कितने परसेंट चांसेस है कि पेनल्टी देनी पड़ेगी, सॉरी 10%। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा जनाब 9,50,000 तो हमें मिलना ही मिलना है। ठीक है, ये अगर मैं पेनल्टी मुझे पड़ जाती है तो फिर भी मुझे 9,50,000 तो मिलना ही मिलना है, और अगर पेनल्टी अगर पड़ जाए तो 50,000 रुपये का 10%, ये मेरे चांसेस हैं कि 10% चांसेस हैं कि मुझे पेनल्टी पड़ जाएगी। अब जितने परसेंट चांसेस है उसको पेनल्टी से क्या करवा दूंगा, मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो 95,000 ये ऐसे आ जाएगा प्लस 5,000 ये ऐसे आ जाएगा, तो मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी बन जाएगी, 9,55,000 रुपये, ये मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये कौन से एस्टिमेट ने हमें रोका, एक कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट ने हमें रोका। कौन सा कंस्ट्रेनिंग एस्टिमेट था, एक्सपेक्टेड वैल्यू का। ठीक है, दो एस्टिमेट आपको नजर आएंगे, लाइक्लीहुड अमाउंट और एक्सपेक्टेड वैल्यू। लाइक्लीहुड का मतलब क्या होगा, अगर ज़्यादा चांसेस हैं किसी चीज़ के होने के तो मैं क्या मान लूँगा कि जनाब ये अक्कर होके ही रहेगा। मैं कहता हूँ 90% चांसेस हैं कि मुझे पेनल्टी नहीं देनी, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे पेनल्टी नहीं देनी। मैं कितना रिकॉर्ड करूँगा, मैं 1 मिलियन ही रिकॉर्ड करूँगा। इसमें क्या है, 90% चांसेस हैं कि मुझे पेनल्टी नहीं देनी, लेकिन 10% चांसेस है कि मुझे क्या करनी पड़ेगी, पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो जितनी पेनल्टी की अमाउंट बनेगी उसका मैं 10% ले लूँगा, और जो अमाउंट मुझे वैसे फिक्स मिलनी है उसको मैं ऐड कर दूँगा। क्लियर, इसका भी एग्जांपल करते हैं जिससे क्लियर हो जाएंगे मजीद इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद जनाब हमारे पास है इंटरेस्ट फैक्टर। सिग्निफिकेंट, बाज़ होता है कि कस्टमर हमारे से टाइम ले लेता है कि सर हम चीज़ आप आज हमें दे दें और तकरीबन कोई पैसे जो है वो उसको साल बाद ले लीजिएगा, 6 महीने बाद ले लीजिएगा, कुछ पैसे आज ले लें, कुछ पैसे अगले साल ले लीजिएगा। अब उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी हमने हिसाब लगाना है, और अगर तो इन्फ्लेशन बहुत हैवी है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत सिग्निफिकेंट है। एक है कि टाइम वैल्यू, जो टाइम है वो बिल्कुल इमटेरियल्स है, मतलब एक आध दिन का टाइम है तो वो टोटली इमटेरियल है, हमें उसमें इंटरेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक है जहाँ पे वो साल की बात करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनाब वहाँ पे मेरे लिए टाइम क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, क्योंकि साल गुजरने के बाद इन्फ्लेशन रेट चेंज होगा, बहुत सारी महंगाई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इंटरेस्ट का फैक्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के तौर पर मुझे इसका भी ख्याल रखना है। इंटरेस्ट फैक्टर सिग्निफिकेंट, क्लियर। सिग्निफिकेंस का यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर हमें लगे कि जनाब इसके ऊपर इंटरेस्ट का फैक्टर लगना चाहिए तो हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर इंटरेस्ट का फैक्टर लगा देंगे, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इसके बाद जनाब आपके पास है कि आपको हो सकता है कि नॉन कैश कंसीडरेशन मिल जाए। कि आपकी कंपनी, फॉर एग्जांपल मैंने ये मार्कर्स बेचने थे किसी कंपनी को, और कंपनी ने मुझे कहा कि ऐसा करें कि ये मार्कर्स के बदले में 10 लाख रुपए हमारे से ना लें बल्कि 10 लाख के शेयर्स ले लें। अब मुझे कंसीडरेशन में कौन सी चीज़ मिल रही है, कैश मिल रहा है या कोई नॉन कैश आइटम मिल रही है? नॉन कैश आइटम मिल रही है। ठीक है, तो उसके साथ आपने क्या सलूक करना है वो देखेंगे, नॉन कैश कंसीडरेशन। ओके, कि इसके अब ये जो 4-5 चीज़ें, 5वीं चीज़ भी लिख देते हैं, उसके बाद फिर बात करता हूँ। उसके बाद फिर जनाब अगर हमें कस्टमर को कोई चीज़ पेएबल है हमारे लिए, पेएबल टू कस्टमर। मिसाल के तौर पर अब कस्टमर, अब हम चीज़ बेच भी रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल? हम क्या कर रहे हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कस्टमर के साथ, रेवेन्यू जनरेट किया हमने,
ऐसे ना, यही है ना कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। हमने कॉन्ट्रैक्ट भी किया, हम चीज़ भी बेच रहे हैं और हम उल्टा पैसे भी दे रहे हैं। ऐसा कभी देखा है आप लोगों ने? कभी देखा आपने? आप मोबाइल बेचने जाएं अपने कस्टमर को, ठीक है, और उसको साथ पैसे भी दें। डिस्काउंट अलग चीज़ है। नहीं, हमने कुछ भी नहीं खरीदा उससे। कभी देखा है आपने ऐसा? चलो सर, हाँ जी, कभी ऐसी एग्जांपल देखी हो ज़िंदगी में कि जनाब आप जो हैं वो कस्टमर के पास जाएं, आपका कस्टमर है, वही कॉन्ट्रैक्ट आपसे करेगा, वही चीज़ आपसे परचेज़ करेगा और आप उसको पैसे भी दे रहे हैं? कभी भी नहीं देखा? आपने भी नहीं देखा कभी ऐसे कि कस्टमर को आप पैसे देते हैं? मतलब कस्टमर वो है ना जिसने आपसे चीज़ परचेज़ करनी है, आप उसको चीज़ भी बेच रहे हैं और उल्टा पैसे भी दे रहे हैं। कभी देखा है आपने ऐसे? देखा है आप लोगों ने? मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे। नहीं, स्पेकुलेशन के केस में नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बिजनेस के केस में है। आप लोगों ने देखा है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे देखा है। देखिए, आप किसी शॉप पे जाते हैं, किसी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे आपको नज़र आते हैं पेप्सी के फ्रिजेस पड़े हुए, नज़र आते हैं कि नहीं आते? वो उन शॉपकीपर्स के नहीं होते, वो पेप्सी वाले उनको दे के जाते हैं कि भाई इसमें हमारी बॉटल्स रखना, हमारी पब्लिसिटी होगी। मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपके पास आ जाते हैं सिम वाले हजरात, आपको बैलेंस क्यों देते हैं कि जनाब ये सिम ऑन करें, उसमें बैलेंस भी होगा। कभी देखा है आपने? जब आप नई सिम लेते हैं, ये बाहर से जब आप किसी रोड से, ये फ्रेंचाइज वगैरह से किसी से परचेज़ करें, तो आप कहेंगे जनाब ये आप इस्तेमाल करें, 1 महीने इतने GB डाटा फ्री है, ये सिम आप इस्तेमाल करें, इतने महीने बैलेंस आपको फ्री मिलेगा, इतना लोड इसमें ऑलरेडी है, आपने जस्ट सिम एक्टिवेट करनी है और आपने कॉल करनी शुरू कर देनी है। आपके पास आते हैं बड़े बड़े अपना लोग आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं और आके कहते हैं कि जी आप हमारे से चीज़ परचेज़ करें, हम आपके लिए जनाब यहाँ पे प्रॉपरली एक बहुत हैवी किस्म का इश्तिहार बना देंगे आपके नाम का। ये लोग कौन होते हैं? ये वही एंटिटीज़ होती हैं जो अपने कस्टमर को क्या करती हैं? पेमेंट कर रही होती हैं। तो पेएबल टू कस्टमर या ना कस्टमर को दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं? मार्केटिंग एक्सपेंस और चीज़ है, वो उनका इंटेंशन मार्केटिंग की है, लेकिन वो पे किसको कर रहे हैं? कस्टमर को ही पे कर रहे हैं ना। मिसाल के तौर पर अगर लेट सपोज एक इसमें पास पेपर का इसमें इलस्ट्रेशन है, इंशाल्लाह भी डिस्कस भी करेंगे शायद अगर टाइम लगा तो। इलस्ट्रेशन है, उसमें क्या करता है, जिसमें एंटिटी जो है वो चीज़ें सेल करती है, कोई शो पीस वगैरह सेल करती है, और एक शो पीस की दुकान में जनाब एंटिटी जाती है और कहती है कि जी आप हमारे से कॉन्ट्रैक्ट करें कि आप हमारे से 100 यूनिट परचेज़ करेंगे। वो कहते जी हम आपसे परचेज़ कर लेंगे, लेकिन हमारे पास जगह नहीं रखने को। वो कहते टेंशन ना लो, हम तुम्हें पैसे देंगे, शेल्फ बनवाओ, वहाँ पे हमारी चीज़ें रखवाओ। अब एंटिटी ने क्या किया? कस्टमर को पैसे दिए, शेल्फ बनवाए उसने और चीज़ें रखवा दी। अब एंटिटी चीज़ें बेच भी रही है और अपने पैसे लगा के बेच रही है, और पैसे किसको मिल रहे हैं? जो चीज़ें खरीद रहा है, पेएबल टू कस्टमर। समझे बात को? तो कहते जी जब आप बड़ा बिजनेस करेंगे तो फिर आपने छोटे मोटे खर्चे का ख्याल नहीं रखना। जब आप 15 मिलियन का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें से 1-8 मिलियन अगर खर्चा कर भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहता लेकिन जब आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन प्राइस रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का कि जो आपके पास ट्रांजैक्शन प्राइस आपने 15 मिलियन की जगह पे लेट सपोज आपने 15 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया, इसमें से आपने कस्टमर को दे दी है तकरीबन 2 मिलियन कि भाई साहब ये रेनोवेशन वगैरह करवा लो, मेरी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है, या ये लो मैं अपने नाम से जनाब एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ तुम्हारे नाम को, तुम्हारी शॉप होगी, सारा कुछ तुम्हारा होगा लेकिन थीम मेरा होगा। ये भी आपने अक्सर देखा होगा, ये आपने अक्सर, बल्कि सबसे बड़ी एग्जांपल इन ड्राइव यूज़ की है ना आप लोगों ने। इन ड्राइव जो गाड़ियाँ आती हैं उनके ऊपर इन ड्राइव के स्टिकर्स लगे होते हैं, कभी देखा है आप लोगों ने? कभी भी नहीं देखा? और कौन से यांगो के स्टिकर देखे हो आपने? यांगो के स्टिकर्स देखे हैं आपने? कभी देखे यांगो? कल जब मैं आऊँ तो यहाँ पे खड़े होना, क्योंकि मैं जब इन ड्राइव पे आता हूँ ना तो नॉर्मली मुझे वही गाड़ियाँ मिलती है जिनके ऊपर स्टिकरिंग हुई होती है, ठीक है।
तो उसके ऊपर स्टिकर लगे होते हैं। वो स्टिकर क्या कहते हैं, वो कंपनीज अपने कस्टमर्स को कहते हैं कि भाई अपनी गाड़ी पे ये चीज़ लगाओ, ठीक है, और मैं क्या करती हूँ, मैं आपको इसकी पेमेंट भी करती हूँ। अक्सर गाड़ियाँ ऐसी आती हैं, बोल चैनल जब नया नया आया था, बोल न्यूज़, अब वो बोल न्यूज़ आने से पहले उसने जितनी भी वैन्स थी लाहौर के अंदर खास करके, उनको जनाब उन्होंने कहा कि जनाब हमारा ये मोनोग्राम आप अपनी वैन्स पे लगाओ, अपने व्हीकल्स पे लगाओ। वो जनाब उन्होंने व्हीकल पे लगा लिया सब। अब सब लोगों को पेमेंट हो रही थी। अब वो बोल चैनल देखेगा कौन, वही लोग देखेंगे, वही कस्टमर है उनके, जो पब्लिक है वही कस्टमर है, और कस्टमर को ही पेमेंट की जा रही है। ओके, तो वो कहता है जनाब 15 मिलियन की चीज़ थी, आपने 2 मिलियन का उसके ऊपर खर्चा कर दिया, तो अब आपकी जो ट्रांजैक्शन प्राइस है हकीकत में वो कितनी है, वो 13 मिलियन है, वो 15 मिलियन नहीं है। नहीं, वो हम देखेंगे, वो जब वहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे ना इंशाल्लाह, फिर वो एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से आपने करना। ओके, तो कहता है जनाब ट्रांजैक्शन प्राइस को कंसीडर करते हुए आपने इन 5 बातों का ख्याल रखना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल कंसीडरेशन है, इसके बारे में हमारा स्टैंडर्ड हमें क्या बताता है कि किन चीज़ों का ख्याल रखना है वेरिएबल कंसीडरेशन के लिए। तो कहता है जनाब कंसीडरेशन जो है वो आपके पास, जब आप कोई डिसाइड करते हैं कंसीडरेशन, तो कंसीडरेशन फिक्स्ड भी हो सकती है, कंसीडरेशन वेरिएबल भी हो सकती है, और बाद सिचुएशन तो ऐसी हो सकती हैं कि स्टार्टिंग में कंसीडरेशन फिक्स होगी, बाद में जाके क्या हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है। ओके, तो कहता है जनाब अगर आपने ये देखना है कंसीडरेशन वेरिएबल है, तो आपने हर मोड पे उसका हिसाब लगाना है। आपने रेवेन्यू पहले रिकॉर्ड कर लेना है, और बाद में जैसे जैसे चेंज आएगा आपने उनके चेंज को देखते जाना है। देखिएगा कैसे, एग्जाम्पल नंबर, और मैंने आपको बताया था कि इसके एस्टिमेट्स होते हैं। इसके कितने एस्टिमेट्स होंगे, 2 एस्टिमेट्स होंगे। एक कौन सा होगा, लाइकलीहुड, और दूसरा एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके, वेरिएबल कंसीडरेशन को देखते हुए आपने, क्योंकि कंसीडरेशन का मतलब क्या है जी, जो आपको पैसे मिलेंगे वही आपके पास ट्रांजैक्शन प्राइस है। तो ज़रा एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। पहले हम लाइकलीहुड की एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू की, और उसके बाद एक जनरल एंट्रीज की हम एग्जाम्पल करते हैं। कहते हैं जनाब तैयब कंपनी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड एन ऑयल रिग फॉर 100 मिलियन। कितने का जनाब कॉन्ट्रैक्ट है, 100 मिलियन का। इफ द ऑयल रिग इज नॉट कंप्लीटेड ऑन द टाइम देयर विल बी ₹20 मिलियन पेनल्टी। हाँ जी भाई साहब, समझ आई कहानी की। कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 100 मिलियन का, और कहा कि जनाब अगर आपने कोई ऐसी वैसी हरकत की, आपने टाइमली कंस्ट्रक्शन ना की, तो 20 मिलियन की पेनल्टी आपको पड़ जाएगी। ओके, इधर देखिए जनाब, हुण देखो। अच्छा जी, तैयब कंपनी हैज़ बिल्ट सिमिलर ऑयल रिग बिफोर एंड देयर इज 90% चांस दैट द ऑयल रिग विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। अब वो पहले भी इस तरह का काम कर चुकी है, उसको 90% यकीन है कि जी ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कहता है जी ब्रीफली डिस्कस हाउ तैयब कंपनी शुड मेजर ट्रांजैक्शन प्राइस। अब देखो बेटा, जहाँ पे पहले भी वो सेम काम कर चुकी है वो कंपनी, ठीक है, और इतने % चांस है कि जनाब ये काम हो जाएगा, तो अब यहाँ पे लाइकलीहुड अमाउंट का तज़किरा करेंगे हम लोग। यहाँ पे कौन सी एस्टिमेट लगाएंगे हम लोग, लाइकलीहुड, क्योंकि यहाँ पे तैयब कंपनी पहले भी काम कर चुकी है, ठीक है। तो जब पहले भी काम कर चुके हैं, उसका मतलब क्या हुआ कि लाइकलीहुड यानी कि मिलती जुलती चीज़ें, प्रोबेबिलिटी निकाल के हम लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो इसमें 90% चांस है कि जनाब काम हो जाएगा, तो उसको क्या कर लेना चाहिए, उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। देखिए जनाब, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, 2 ही पॉसिबल आउटकम है ना, या तो उसको 100 मिलियन मिल जाएगा, या फिर उसको 90% चांस है कि जनाब वो 10% चांस है कि वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। कहते हैं जनाब देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, 100 मिलियन इफ कंप्लीटेड ऑन अ टाइम, और 80 मिलियन इफ नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम, क्योंकि 20 मिलियन की उसको पेनल्टी पड़ जाएगी। तो वेरिएबिलिटी तो आ गई आपके पास, ठीक है, कि 100 मिलियन हो या 80 मिलियन हो, हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि फिक्स नहीं है ना। टाइम पे काम हुआ तो 80 मिलियन, काम जो है वो टाइम पे हो गया तो 100 मिलियन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहता है जी द मोस्ट लाइकली अमाउंट, लाइकलीहुड अमाउंट जिसको मैं कह रहा हूँ, मेथड
better predicts the amount of consideration due to significant 90% chances that the oil rig will be completed on time. The transaction price should be 100 million. लाइक्लीहुड में मैंने क्या कहा था, अगर ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई काम हो जाएगा तो उसके हिसाब से हमने आंसर करना है। उसने कहा जनाब 90% चांस है कि वो कंप्लीट कर लेगा, तो लाइक्लीहुड अमाउंट के हिसाब से हम क्या कर देंगे, ठीक है भाई हम कितना का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें, 100 मिलियन का हम लोग रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर 90% चांस होते कि वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो फिर लाइक्लीहुड अमाउंट के हिसाब से मैंने कितने का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना था, 80 मिलियन का। क्लियर, समझ आई बात की। अच्छा, अब इसके जरा नीचे अब IFRS की एग्जांपल देखते हैं जनाब। अब ये IFRS ने चीज़ों को समझाने के लिए मैंने आपको कल भी बताया था कि उसका जो सेकंड वॉल्यूम IFRS का वो डिटेल के लिए है, वो आपके पास उनको चीज़ों को समझाने के लिए, तो उसके अंदर एक्सप्लेनेशन के हिसाब से एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं। तो जनाब देखिए क्या कह रहा है, एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू बिल्ड एन एसेट फॉर ₹1 मिलियन। कॉन्ट्रैक्ट कितने का जी, 1 मिलियन का। इन एडिशन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड अ पेनल्टी ऑफ 100,000, 1 लाख रुपए की पेनल्टी है किस सिचुएशन में, इफ द कंस्ट्रक्शन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 3 months ऑफ द डेट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर जो डेट हमने स्पेसिफाई की है उसके 3 महीने के अंदर अंदर अगर ये कंप्लीट नहीं होता तो फिर इसको क्या हो जाएगा, पेनल्टी पड़ जाएगी कितने की, 1 लाख रुपए की। ठीक है जी। अब आगे कहते हैं रिक्वायरमेंट क्या जी, उसने खुद ही बता दिया कौन सा मेथड यूज करो, यूजिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्रोच determine the transaction price if there is 40% chance of completing the contract on the time and 60% chance there would be delay of 3 to 5 days। डिले कितने का हो जाएगा, 3 से 5 दिन का, मतलब 40% चांसेस हैं कि क्या होगा, 40% चांसेस है कि जनाब ये हो जाएगा, और 60% चांसेस है कि इसमें डिले आ जाएगा 3 से 5 दिन का। क्लियर, समझ आ गई बात की। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें क्या बताती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें बताती है कि जिस चीज़ का आपको डाउट है ना, पेनल्टी का या किसी भी चीज़ का, आप उसका उतना परसेंटेज देख लें। हमने कहा जनाब 40% चांस है कि क्या होगा, इफ़ देर इज़ 40% चांस टू कंप्लीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑन टाइम, कितने परसेंट चांस है, सिर्फ और सिर्फ 40% चांस है। ठीक है, और 60% चांस है कि जनाब 3 से 5 दिन का क्या आएगा आपके पास, डिले आएगा। ओके, देखिए जी एक्सपेक्टेड वैल्यू हमें कहती है कि अब आपने यस और नो में आंसर नहीं करना। हमारा जो लाइक्लीहुड था वो क्या था, यस और नो में आंसर करा था कि जनाब 90% चांस है तो हम क्या हो जाएगा, सारे का सारा रिकॉर्ड कर लो। 20% चांस है हो जाएगा तो रिकॉर्ड ना करो क्योंकि नहीं होना। लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू कहती है जी एग्जैक्ट परसेंटेज है, ये आपने परसेंटेज के हिसाब से चलना है। हमने कहा जी ओके। अब हमने कहा जी कॉन्ट्रैक्ट हमारा कितने का था, 1 मिलियन का, 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट कितने का था जनाब, कॉन्ट्रैक्ट था 10 लाख रुपए का। अब इसमें 2 हिस्से कर दिए गए। इसने कहा जनाब अगर तो टाइमली कंप्लीट हुआ तो कितने पैसे मिलेंगे, 10 लाख का 10 लाख। अगर डिले हुआ तो मैं 1 लाख पेनल्टी चार्ज करूंगा। मतलब दोनों सिचुएशन में 9 लाख रुपए तो हमें मिलने ही मिलने हैं। फर्क किसका आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए का। ये 1 लाख रुपए हमें कब देने पड़ेंगे, डिले आया, अगर ये डिले आया। ठीक है, और उसने कहा जनाब डिले आने के चांसेस कितने हैं, 60% है। 40% चांसेस हैं कि इसमें से हमें पैसे रिकवर हो जाएंगे 1 लाख रुपए में से, और 60% चांसेस है कि हमें पैसे रिकवर नहीं होंगे। अब क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू एक स्पेसिफिक परसेंटेज आपको बताता है और आपके पास अमाउंट के बारे में बता देता, तो अब यहाँ पे आपने कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शन प्राइस आपने कितनी कंसीडर करनी है। आप कहेंगे कि जनाब ट्रांजैक्शन प्राइस जो होगी वो ये है, हकीकत में 9 लाख रुपए तो मुझे मिलने ही मिलने हैं, 9 लाख तो मिलने ही मिलने हैं। अब कितने परसेंट चांस है कि टाइम कंप्लीट हो जाएगा, 40% चांस है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 1 लाख रुपए में से 40% भी पैसे मुझे मिलने के चांसेस हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसमें मैं ऐड कर दूंगा किसको, 1 लाख रुपए का 40%। तो मेरे पास कितने आ जाएंगे जी, 9 लाख
40,000 रुपये, ये मेरी ट्रांजैक्शन प्राइस, ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ओके, और अगर यहाँ पे लाइक्लीहुड मेथड होता तो फिर मैंने क्या करना था, फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ 9 लाख रुपए को रिकॉर्ड करना था, उसको मैंने इग्नोर ही कर देना था। देखिए लाइक्लीहुड मेथड स्टैंडर्ड इसके बारे में टोटली खामोश है, ये एंटिटी के ऊपर होता है सारे का सारा, कि एंटिटी कौन सा मेथड यूज करना चाहती है। ठीक है, सेकेंडली लाइक्लीहुड मेथड एंटिटीज नॉर्मली वहाँ पे इस्तेमाल करती हैं जहाँ पे आपके पास एंटिटीज का काम ही वो है और एंटिटी बड़ी कंफर्म्ड है, बहुत कीन है इस मामले में कि जनाब जो चीज़ जो मैं कह रही हूँ वैसा ही है। मिसाल के तौर पर अब मैं लेट्स सपोज मैं एक टीचर हूँ, मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ और मैं पिछले 15-20 साल से वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। लेट्स सपोज मुझे पता है कि उस सब्जेक्ट का कितना वॉल्यूम है, कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, कितना टाइम इसके ऊपर लगेगा, तो वहाँ पे मैं कौन सा मेथड इस्तेमाल करूँगा, लाइक्लीहुड का। लेकिन अगर लेट्स सपोज एक सब्जेक्ट है मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा पढ़ा रहा हूँ, ना मैंने कभी पढ़ा ना मैंने कभी पढ़ाया, मैं जस्ट आपको आके पढ़ाना शुरू कर दूँगा पहली दफ़ा। अब यहाँ पे मुझे कोई पता नहीं है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि यार हो सकता है कि 70% चांस है कि मैं कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, तो अब वहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो अडॉप्ट करनी पड़ेगी और उसके हिसाब से मुझे अमाउंट पे फिक्स रहना पड़ेगा। जी, अगर उसको पता ही है कि ऐसा मतलब वो कितने चांसेस आ रहा है, उसको पता है कि ऐसा होना है, तो कॉन्ट्रैक्टली क्यों करेगा कि उसको पेनल्टी पड़े, वो कॉन्ट्रैक्टली तो वो इसीलिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि जनाब उसको पता है कि पेनल्टी नहीं पड़ेगी। लेकिन जहाँ पे फ्यूचर को तो आप प्रिडिक्ट नहीं ना करते, हो सकता है कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाएं। अब ऐसा तो नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने टैक्स की बुक मैंने लिखी है, ठीक है, मैं टैक्स काफ़ी अर्से से पढ़ा रहा हूँ लेट्स सपोज, और मुझे पता है कि जी ये 2-3 महीनों में टैक्स हो जाता है 2-1 महीनों में टैक्स हो जाता है। ठीक है, फास्ट ट्रैक के अंदर हमने कहा जी बच्चों को आओ जी आपको टैक्स हम करवाते हैं, टैक्स आपको पास भी करवाते हैं। मैंने ये पहले काम किया है, बहुत दफ़ा किया है, बहुत दफ़ा बच्चों को पास करवाया हमने अल्हम्दुलिल्लाह, 2 महीने में हमने कंप्लीट करवा के बच्चे पास भी हुए हैं बहुत सारे। उसके रिजल्ट में क्या हुआ, इधर आपको बता रहा हूँ मैं, उसके रिजल्ट में क्या हुआ। अब वो मुझे पता है कि जनाब इतने 2 महीनों में क्या हो जाएगा, ये टैक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इज़ इट पॉसिबल कि जनाब ये हर दफ़ा ही ऐसे हो जाए? हो सकता है कि छुट्टियां दरमियान में आ जाएं, हो सकता है कि जनाब जो मुझे स्टूडेंट्स मिले वो स्टूडेंट्स मुझे कोई ऐसे मिल जाए वो क्लास में ना आया करें, पॉसिबिलिटी है ना, स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है ना ये चीज़ें, क्लास में ना आया करे, या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि मैंने कहा था 2 महीने में हो जाएगा लेकिन वो 2 महीने में नहीं हुआ। तो चांसेस होते हैं हमेशा, फ्यूचर को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं लेकिन आप फ्यूचर को कंफर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रिडिक्शन की बेस पे कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं फ्यूचर के लिए, तो वहाँ पे प्रिडिक्ट करने के लिए चीज़ों को एक्सपेक्टेड वैल्यू या फिर आप लाइक्लीहुड को कंसीडर करते हैं। एक्सपेंस सच बोला है, टैक्स वाला हो जाता है, मैं अभी भी तो करवा रहा हूँ। हर इंसान का डिफरेंट एक्सपीरियंस है। आपका क्यूएम कितने टाइम में हुआ था? 6 माह में क्यूएम पढ़ा था आपने? कितने टाइम में क्यूएम पढ़ा था? 6 महीने में आपने? 4 माह में? आपने कितने माह में पढ़ा था? 6 माह में पढ़ा था। इज़ इट पॉसिबल कि 1 महीने में प्री मेडिकल वाले बच्चों को क्यूएम पढ़ा के पास करवा दिया जाए? 4 माह कर लो, मैं 30 क्लासेस की बात कर रहा हूँ, 1 घंटे की, नो एक्स्ट्रा क्लास, ओनली 30 आवर्स, 30 क्लासेस 1 महीने के अंदर। इज इट पॉसिबल? अब आप कहेंगे क्यूएम के अंदर, अच्छा चलो झगड़ा ना करो, क्यूएम के अंदर जो है वो स्टैट्स और मैथ्स दोनों है, उन्होंने भी दोनों वही पढ़ा जो आपने पढ़ा है ना, वो पुराने ज़माने के हैं और ना ही जो है वो आप इतने पुराने ज़माने के हैं। तो स्टैट्स और मैथ्स शुरू से क्यूएम के अंदर थी और वो सारा कुछ इसमें। तो जो बच्चा जिसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो क्यूएम पढ़ रहा है उसको 1 महीने में 30 लेक्चर्स के अंदर क्यूएम पढ़ा के पास भी करवाया हुआ है हमने। पीआर से आपने कितने टाइम में किया था पूरा पीआर से? 5 के 5 पेपर दिए थे, एक ही दफ़ा दिए थे 5 के 5 पेपर। 6 महीने बाद आपने, 6 महीने बाद, 6 महीने बाद के 4 महीने बाद, 4 महीने बाद आपने 5 मतलब 10 महीने में, 5 माह में हम दोनों ने 5 में। तो आपने मतलब
5 पेपर आपने एक साथ पढ़े थे। ये जो बच्चे हमारे पास आए हैं, इफ़ेक्टिवली इन लोगों ने अभी जो PRC का जो भी रिसेंटली जो रिज़ल्ट आया था, इफ़ेक्टिवली इन लोगों